नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों ने पढ़ेंगे किस प्रकार लेटर वैदिक पीरियड के अंत में जनपद अब महाजनपद बन गया। जनपद अब महाजनपद बन गया। इस 16 महाजनपदों में से मगध कैसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। 16 महाजनपद जो थे ये नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेटेड था, जिसमें यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र और अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड राजस्थान। तो यूपी में लगभग 8, बिहार में 3, एमपी में लगभग 2, महाराष्ट्र में 1, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में 2। जिसमें सबसे जो साउथ में है वो है महाराष्ट्र में है, वो असमक महाजनपद है, जिसकी राजधानी जो है पोटली या पोटन या पैठन। तो ये सबसे साउथ में, तो साउथ में जो है वो असमक है, जिसका राजधानी जो है पोटली। और फिर इसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रीजन में, तो वहाँ पे है कंबोज और गंधारा। और जो ईस्ट में है, ईस्ट के साइड में, तो यहाँ पे जो है अंग, जो बिहार में है। तो अंग का राजधानी जो है चंपानेरी या चंपा नगरी, चंपा नगरी, जो अभी मॉडर्न समय में भागलपुर और मुंगेर के रीजन में है। और फिर इसका मगध और वज्जी। इसी तरह यूपी में जो है 8, काशी और कौशल रीजन। इसमें जो 16 महाजनपद यहाँ पे दिखाए गए हैं मैप में, जिसमें हम बोले थे कि जो पूरब की ओर है वो अंग है, तो अंग का राजधानी जो है वो चंपा या चंपा नगरी। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, तो वहाँ पे है कंबोज और गंधारा। तो कंबोज की राजधानी जो है पुष्कलवती या फिर राजापुर, राजापुर। तो कंबोज की राजधानी राजपुर या पुष्कलवती। गंधार का राजधानी जो वो तक्षशिला। इसी तरह जो सबसे साउथ में है वह असमक, जिसका राजधानी पोटली या पोटन या पैठन। तो अंग की राजधानी चंपा। फिर इसी तरह बिहार में जो 3 है, मगध और वज्जी। मगध का राजधानी राजगीर, और फिर राजगीर से शिफ्ट पाटलिपुत्र। फिर इसके बाद वज्जी, वज्जी का राजधानी वैशाली, वैशाली। मल का राजधानी कुशीनगर। फिर इसके बाद वतस, वतस का राजधानी कौसंबी। चेदी का राजधानी सुक्तिमती। पंचाल का राजधानी अहिष्चत्र। फिर इसके बाद कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और मत्स्य का विराटनगर, और कुरु का इंद्रप्रस्थ। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि कुछ राजधानी याद करना है, ताकि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें, बना सकें। मेनली ये जो ईस्ट वाला रीजन है, साउथ वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्ट वाला याद रखना है। और फिर अवंती सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रांग महाजनपद था, तो उसमें उसका राजधानी क्या है, उज्जैनी और माहेशमती। तो इसे याद रखना है। ये जो 16 महाजनपद है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट से। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से 2 उसमें है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। अंगुत्तर निकाय हमने बताया था कि सूट पिटक का ही भाग है निकाय, जिसमें वो 5 था। अंगुत्तर निकाय और भी 4 बुक है। तो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें क्या प्राप्त होता है, ये 16 महाजनपद के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है यहीं से। फिर इसका जो जैन टेक्स्ट है उस कौन सा, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से हमें क्या प्राप्त होती है, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद जो महाजनपद है इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो ये 2 टाइप का था महाजनपद। जो 16 टोटल महाजनपद है, उस 16 में से 2 टाइप्स का है। पहला है राजतंत्र, दूसरा है गणतंत्र। यहाँ पे कंसेप्ट आता है एक राजतंत्र का, एक धर्मतंत्र का, एक गणतंत्र का। ये 3 टाइप का लगभग होता है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, राजतंत्र, राजतंत्र, और दूसरा होता है धर्मतंत्र। फिर इसके बाद जो थर्ड होता है वो गणतंत्र या लोकतंत्र। तो राजतंत्र मतलब राजा ही क्या रहेगा, सर्वोच्च रहेगा, सुप्रीम कौन रहेगा, राजा ही रहेगा। और साथ ही साथ ये हेरिडेटरी रहेगा, वंशानुगत रहेगा, हेरिडेटरी। राजा का बेटा ही क्या बनेगा, अगला राजा बनेगा। अगला जो उसका बेटा होगा, जो युवराज होगा, वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसी वंश का ही वो रहेगा। लेकिन सर्वोच्च कौन रहेगा, सुप्रीम। वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम, वहाँ का सोशल सिस्टम,
जो भी हो सारा डिसीजन कौन लेगा, वो मेन राजा लेगा। जबकि जो धर्मतंत्र है, धर्मतंत्र में राजा सुप्रीम रहेगा, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका डिसीजन धर्म के आधार पर होगा, बेस्ड ऑन धर्म, बेस्ड ऑन धर्म। तो धर्म के आधार पर होगा। जैसे हमारा जो मेडिएवल पीरियड है, तो मेडिएवल पीरियड में वो धर्मतंत्र था, राजतंत्र तो था ही था, साथ ही साथ राजा का बेटा ही राजा बनता था, साथ ही साथ यहाँ पे जो था धर्मतंत्र था। वहाँ धर्म के आधार पर क्या किया जाता था, वहाँ का पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को क्या किया था, देखा जाता था धर्म के आधार पर। अब गणतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा यहाँ पे नहीं बनेगा, कोई एक आदमी को एक परिषद के द्वारा चुन लिया जाएगा, और फिर वो कुछ सालों के बाद जब उसे हटाया जाएगा तो फिर कोई नेक्स्ट परिषद वहाँ के गण के द्वारा चुना जाएगा। वहाँ के जो गण होंगे या परिषद जो होगा वो उसे चुन करके क्या करेगा, राजा को बैठाएगा। फिर वो जब हटेगा तो फिर नेक्स्ट जो आज के समय में जो हमारा जो मॉडर्न पीरियड है वो किस पर है, लोकतंत्र गणतंत्र पे है। तो उस समय में जो था मेनली 16 जो महाजनपद था, तो 16 महाजनपद में मोनार्की सिस्टम था, दैट मीन्स राजतंत्र, और दूसरा जो है रिपब्लिक गणतंत्र। तो राजा का पद क्या रहेगा, सर्वोच्च रहेगा और हेरिडेटरी रहेगा। इसमें से जो है मगध, अंग, कौशल और मत्स्य, ये सब क्या था, लगभग राजतंत्र था। तो मेनली जो था वो राजतंत्र ही था, गणतंत्र बहुत कम था। और गणतंत्र में वज्जी, मल, पंचाल, कुरु और कंबोज, ये जो था 5 जो है ये हमारा रिपब्लिकन स्टेट्स है, जिसमें वज्जी और मल जो था ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिपब्लिकन था। वज्जी तो सबसे विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र देखने को मिलता है, जिसकी राजधानी वैशाली। तो बिहार में बताए थे कि कितना है, 3 था। तो एक यहाँ पे मगध, यहाँ पे मुंगेर और भागलपुर के रीजन में अंग, और उसके ऊपर का जो रीजन था वो वज्जी था। तो वज्जी तो सबसे पुराना क्या है, हमारा गणतंत्र है। और ये किसके द्वारा चुना जाएगा, ये किसी गण या परिषद के द्वारा चुना जाएगा। राजा का चुनाव कैसे होगा, परिषद के द्वारा। और बाकी जो बच गया, लगभग 11 जो बच गया, वो हमारा क्या रहेगा, मोनार्की सिस्टम रहेगा। और ये जो 16 महाजनपद था, इस 16 महाजनपद में 4 जो था वो सबसे शक्तिशाली था। 4, इस 16 महाजनपद में 4 जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। पहला था मगध, दूसरा था कौशल, तीसरा था वत्स्य और चौथा था अवंती। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट था। ये चारों के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। और इसमें जो सबसे सुप्रीम जो शक्तिशाली निकलेगा वो कौन रहेगा, मगध रहेगा। ये सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई होगा, सर्वोच्चता के लिए। कौन क्या है, सर्वोच्च है, तो सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई होगा। बाकी जो है सब इसके क्या अधीन में आ जाए, क्योंकि ये सबसे चारों क्या है, शक्तिशाली है। चारों में सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई होगा और मगध क्या हो जाएगा, फाइनली जीत करके आएगा। जब उत्तर वैदिक काल के जब अंत में लगभग 600 BC और उसके आसपास का जो टाइम पीरियड था, उसमें सबसे ज़्यादा लोहे का प्रयोग होने लगा था। तो लोहे के वजह से क्या हुआ कि नगर बसना शुरू हुआ, क्योंकि जब लोहे का प्रयोग हुआ तो टूल्स बनाना शुरू हुआ, जिसमें कुछ एग्रीकल्चर टूल्स बना और कुछ वार वेपन्स बना। जो एग्रीकल्चर टूल्स है तो उसमें क्या हुआ, जंगल को काटा गया, जंगल क्या हुआ, साफ हुआ। फिर वहाँ पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, इरिगेशन और एग्रीकल्चर क्या हुआ, चालू किया। खेती कृषि वगैरह जब चालू हुआ तो क्या हुआ, उसे एग्रीकल्चर बहुत क्या हो गया, सरप्लस हो गया, सरप्लस हुआ एग्रीकल्चर। और फिर जब ये ज़्यादा होने लगा उत्पादन, तो इसे ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू हुआ। और जब ट्रेड एंड किसी साम्राज्य में ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू होगा तो वो क्या बनेगा, नगर बसेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नगर की स्थापना होने लगा। तो इसे हम लोग सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। पहला अर्बनाइजेशन जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जब महाजनपद का काल आया तो ये सेकेंड अर्बनाइजेशन, दूसरी नगरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन। तो लोहे का आयरन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ, जिसमें एग्रीकल्चर टूल्स में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया। और फिर इसके साथ में वार वेपन्स बनाया गया, युद्ध करने के लिए वेपन्स बनाया जाने लगा, ताकि जो हमारा जो साम्राज्य है उस साम्राज्य को क्या किया जा सके, फैलाया जा सके, एक्सपेंशन पॉलिसी हो, मतलब साम्राज्यवाद की नीति क्या हुआ, शुरुआत हुआ। तो ये आयरन के वजह से ही क्या हुआ, हो पाया। फिर साथ ही साथ जो मगध का उत्थान का जो मेन कारण है कि मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों बना, तो मगध 4 बताए थे कि 4 शक्तिशाली था, उसमें से भी सबसे ज़्यादा 16 महाजनपद में
जो सबसे शक्तिशाली मगध के क्या कारण था, इसके उदय का क्या कारण था? तो सबसे पहले ये आयरन का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, जिसमें एग्रीकल्चर टूल्स और वार वेपन, साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल सरप्लस होने लगा, और फिर ट्रेड एंड कॉमर्स क्या हुआ, विकास हुआ। साथ ही साथ यहाँ का जो राजा था, जो शासक हुआ करता था, ये बड़ा महत्वाकांक्षी शासक हुआ था और योग्य शासक था। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राजा यदि योग्य नहीं होगा, मान लें तो उसे कुछ कोई साम्राज्य मिल जाएगा, बहुत बड़ा साम्राज्य उसे दे दिया जाए, लेकिन ये योग्य और एम्बिशियस नहीं होगा तो उस साम्राज्य को फिर क्या करेगा, पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए राजा का योग्य होना और महत्वाकांक्षी होना वो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला जो पहले का जो शासक था बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग, ये सब क्या हुआ, इस साम्राज्य को और क्या किया, बढ़ाया, और ये योग्य शासक था। फिर साथ ही साथ मगध का एक और कारण था इसका उदय का, कि जो मगध का जो रीजन था, जो मगध का जो रीजन है, तो वहाँ पे जो हमारा जो राजगीर और जो पाटलिपुत्र रीजन है, राजगीर और पाटलिपुत्र, ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था। इस सामरिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे जो हमारा राजगीर है, पुराना नाम राजगृह, तो राजगीर जो है ये 5 हिल से घिरा हुआ रहता था, जिसके चलते ये बहुत क्या होता, सेफ होता, सराउंडेड किससे, 5 हिल से ये क्या हुआ, घिरा हुआ था, जिसके चलते ये बहुत सेफ माना जाता था राजगीर को। और ये एक तरह का हिल मतलब पहाड़ी दुर्ग बनाता था, दुर्ग की तरह बनाता था, पहाड़ी दुर्ग 5 हिल से क्या हुआ था, घिरा हुआ था, जिसके चलते ये क्या अत्यधिक सेफ था। इसके उदय का कारण था कि ये जो लोकेशन था बहुत स्ट्रेटेजिक था। और जो पाटलिपुत्र था, ये जो था ये नदियों के संगम पे बसा हुआ था पाटलिपुत्र, जिसके चलते उस समय का जब टाइम पीरियड है तो उस समय जंगल ज़्यादा हुआ करता था, तो सड़कें बेहतर नहीं थी, तो लोगों का आवागमन जो था वो जल के रास्ते इम्पोर्टेंस रखता था। तो यहाँ पे जो गंगा, गंडक, सोन, घाघरा, ये नदी के किनारे क्या था, पटना था, पाटलिपुत्र उस समय का। तो साथ ही साथ नदी का एक्सेस मिल जाता था, और जब नदी का एक्सेस मिल जाता था तो ट्रेड एंड कॉमर्स क्या हो गया, बढ़ गया, ट्रेड एंड कॉमर्स। और फिर इसके बाद यदि जो सेना लोग जो होता था, तो कहीं साम्राज्य को हमको क्या करना, बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है, साम्राज्यवाद को बढ़ाना, अपने साम्राज्य को क्या करना, एक्सपेंड करना है, तो डिफेंस को भी भेजा सकता आसानी से। नहीं तो राष्ट्र ट्रांसपोर्टेशन क्या था, बहुत ख़राब था बाई रोड के लिए। तो ये लोकेशन जो था ये बहुत सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट रखता था। फिर इसके बाद वहाँ का बढ़ने का एक और कारण था कि राजा यदि योग्य हो, लेकिन समाज क्या हो, प्रजा यदि योग्य नहीं होगा तो वो भी क्या होगा, साम्राज्य बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन मगध का जो प्रजा था, जो वहाँ का समाज था, वो बहुत प्रोग्रेसिव नेचर का था। कैसा नेचर का था, प्रोग्रेसिव नेचर का था। तो प्रोग्रेसिव नेचर होने की वजह से क्या हुआ, साम्राज्य के यदि राजा वहाँ का साम्राज्य का बढ़ा रहा है तो वो लोग उसको क्या करता था, सपोर्ट करता था। और साथ ही साथ रूढ़िवादी ये लोग विचारधारा से नहीं था, मतलब अपने आप में सोसाइटी में क्या करता था, चेंजेस करता था, चेंजेस करने के लिए क्या रहता था, हमेशा प्रगति करता था। तो वहाँ का सोसाइटी जो था वो प्रगतिशील था। और जब ये आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, एग्रीकल्चर टूल्स बनने लगा और जंगल साफ़ होने लगा, तो जो नगर है, जो हमारा सिटीज़ है, वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा, डेवलप करने लगा। और जब डेवलप करने लगा सिटी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या हुआ, देखने को मिला, क्योंकि एग्रीकल्चरल टूल से क्या हुआ, एग्रीकल्चर ज़्यादा होने लगा। और साथ ही साथ राइस का, चावल का खेती होने लगा, और चावल का खेती होने लगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होने लगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में भी क्या हुआ, मदद मिला। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि 4-5 जो कारण है वो मगध का उत्थान का कारण है। पहला कारण है कि आयरन का इस्तेमाल करने लगा, फिर इसके बाद योग्य शासक था, फिर जो लोकेशन था वो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, राजगीर और पाटलिपुत्र, और समाज भी कैसा था, प्रगतिशील था। और भी बहुत सारा कारण था, लेकिन मेनली ये इम्पॉर्टेंट कारण रहा। ये 16 महाजनपद को यहाँ पे दिखाया गया है मैप्स में। और ये जो मगध का जो ब्लैक डॉटेड जो किया गया, ये मगध का रीजन है। ये मगध का रीजन धीरे धीरे क्या किया, एक अखंड भारत का एकीकरण किया, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के, ये पूरे अगल बगल राज्य को जीत कर क्या हुआ, फिर इस साम्राज्य को आगे बढ़ा लिया। साम्राज्यवाद का नीति क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा फला फूला, और धीरे धीरे ये पूरे अफ़गानिस्तान को और ये साउदर्न इंडिया का यहाँ तक का हिस्सा को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। इस तरीके से एक अखंड भारत का क्या हुआ, उदय हुआ। तो मगध सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद था इस काल में।
अब हम लोग राजवंश को देखेंगे, वहाँ अब यहाँ के डायनेस्टी को देखेंगे। डायनेस्टी कहने का मतलब एक एग्जाम्पल के तौर में बता रहे, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, फिर और भी टीएमसी है, पार्टी है। मान लेते हैं सपोज दैट ये डायनेस्टी अभी के समय में, और इसके अंदर में जो रूल करेगा, जो राजा होगा, तो इसमें मान लेते हैं कि 1 2 3 4 करके है। फिर मान लेते हैं ये इसका यदि बीजेपी का यहाँ पे क्या हुआ, ख़त्म हुआ, तो अब क्या हुआ, वहाँ का जो पार्टी बदल गया, वो कौन सा हो गया, कांग्रेस हो गया, राजवंश। तो यहाँ पे बीजेपी ख़त्म, तो मान लेते हैं फिर ये क्या आ गया, कांग्रेस आ गया। और फिर यदि कांग्रेस का लास्ट रूलर कोई ख़त्म होगा, मान लेते हैं समाप्त हुआ, तो फिर टीएमसी का कोई आ गया। तो इस तरीके से ये राजवंश हुआ। राजवंश के अंदर क्या होगा, कई कई राजा आएगा, और फिर उस राजा को जो लास्ट का जो रूलर होगा उसे क्या होगा, जब वो मृत्यु हो जाएगा तो फिर उसका दूसरा राजवंश का क्या होगा, उदय होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है पहला, वो हर्यंक डायनेस्टी है, हर्यंक डायनेस्टी। हालांकि हर्यंक डायनेस्टी से पहले हमें महाभारत में उल्लेख देखने को मिलता है बृहद्रथ डायनेस्टी का। बृहद्रथ डायनेस्टी जो है उसका उल्लेख हमें मिलता है महाभारत में, बृहद्रथ डायनेस्टी। और दूसरा जो डायनेस्टी मिलता है प्रद्योत डायनेस्टी। प्रद्योत डायनेस्टी राजवंश का क्या होता है, हमें उल्लेख मिलता है। तो बृहद्रथ डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो खुद कौन था, बृहद्रथ था। फिर इसके बाद एक जरासंध आता है, और जरासंध और भीम के बीच में क्या होता है, महाभारत में उल्लेख किया गया है कि जरासंध और भीम के बीच में युद्ध होता है, जिसे हम लोग मल्ल युद्ध कहेंगे। और फिर ये भीम क्या होगा, जरासंध को क्या करेगा, मार देगा, और जीत हो जाएगा किसका, भीम का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें महाभारत में उल्लेख देखने को मिलता है। फिर इसका प्रद्योत डायनेस्टी आता है, इसका अंतिम शासक वर्तिवर्धन रहता है। और इस वर्तिवर्धन के बाद हमें जो आता है वो हर्यंक डायनेस्टी है, 544 से लेकर के 412 बीसी के में, हर्यंक डायनेस्टी। अब इसमें जो हुए 3 राजा जो हुए फेमस है, पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजात शत्रु। पहला कौन है, बिंबिसार, हर्यंक डायनेस्टी का। ये हर्यंक डायनेस्टी का जो फाउंडर है, जो संस्थापक है, वो कौन है, बिंबिसार है। इसने क्या किया, राजगीर को कैपिटल बनाया। राजगिरी जो 5 पहाड़ियों से क्या हुआ था, घिरा हुआ था, जिसे हम लोग पहाड़ी दुर्ग भी कहते हैं। ये बहुत सेफ माना जाता था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था राजगीर, इसलिए इसने राजधानी किसको बनाया, राजगिरी को। और ये जो था बिंबिसार, ये बुद्ध और महावीर के समकालीन था। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के क्या था, समकालीन था बिंबिसार। और इसने क्या किया कि ये जो मगध है, अभी छोटा सा जो मगध है, अब इसने क्या करेगा, साम्राज्य को अपना बढ़ाना चाहेगा, साम्राज्यवादी नीति को क्या करेगा, शुरुआत करेगा। तो साम्राज्यवादी नीति का जो शुरुआत होता है वो बिंबिसार से ही होता है। तो इसने क्या किया, एक्सपेंशन करने का 2 मेथड होता है। आप अपने साम्राज्य को यदि बढ़ाते हैं तो उसके 2 मेथड है। पहला मेथड है आप उसे जीत जाइए, युद्ध करके कन्क्वेस्ट कर लीजिए या एनेक्स्ट कर लीजिए। और दूसरा होता है डिप्लोमेटिक या फिर मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, आप शादी करके भी क्या करेंगे, उस राज्य से हम क्या मित्रतापूर्ण संबंध बना सकते हैं। तो एक हो गया वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल अलायंस, और दूसरा होता है या तो उसे उसके बगल वाले राज्य को युद्ध करके जीत जाएं, उसे हम क्या करें, अनेक्स्ट कर ले, और दूसरा नहीं तो फिर क्या कर ले, उसे वहाँ वैवाहिक संबंध बना ले, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, राज्य मित्र राज्य हो जाएगा। तो डिप्लोमेटिक तरीके से भी जीता जा सकता है। तो इसने क्या किया, शुरू किया सबसे पहले जो है अंग, जो हमारा जो बिहार में जो 3 महाजनपद था, यहाँ पे था अंग, यहाँ था मगध, ये हो गया अंग, ये हो गया मगध, और ऊपर हो गया वज्जी। तो ये मगध ने क्या किया कि अवंती पे क्या किया, युद्ध किया, और अवंती को क्या कर लिया, जीत लिया। और इसने फिर जब ये जीत लिया तो मगध अब क्या हो गया, ये इलाका भी किसका आ गया, मगध के अंतर्गत में आ गया, अंग। फिर इसके बाद बिंबिसार ने क्या किया कि वैशाली पर अटैक किया। अब वैशाली पर वो अटैक किया, लेकिन ये वैशाली पूरी तरीके से जीत नहीं पाया। कहा जाता है कि वैशाली के एक नगर वधु थी अम्रपाली। अम्रपाली से इसका क्या हो गया, प्रेम हो जाता है। और ये जब इसे प्रेम होता है तो ये भेष बदल करके अपना क्या करता है, अम्रपाली से मिलने के लिए जाता है हमेशा। और अम्रपाली को नहीं पता रहता है कि ये बिंबिसार है।
आम्रपाली कहती है कि मैं यदि बिंबिसार से मिलता तो ये जो वज्जी और जो मगध के बीच में जो युद्ध है तो मैं उसे रोकने को कहता। तो फिर बिंबिसार क्या बोला, तो ये बोला ठीक है, अब ये युद्ध क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर वो बताता है। तो इस प्रकार इस युद्ध पे जो आक्रमण किया था बिंबिसार वज्जी पे, तो उस युद्ध को रोक देता है। तो उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल पाता है वैशाली पर। तो इसने सबसे पहला जब साम्राज्यवादी नीति को जब बढ़ाया तो अंग को जीता। किसको, अंग को। वैशाली पर आक्रमण किया, फिर उसे क्या कर दिया, अम्रपाली के कहने पे क्या किया, रोक दिया। फिर इसने दूसरा संबंध बनाया मैट्रिमोनियल संबंध। ये एक सांकेतिक होता था, यदि मैं वहाँ की रानी या फिर कि राजा की बेटी से यदि हम शादी कर लेते हैं तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, मित्रतापूर्ण संबंध हो जाएगा। तो हमारे आसपास के जो बगल का जो महाजनपद है वो मेरा मित्र रहेगा, तो उसके आगे का जो हमारा मित्र के बगल का जो महाजनपद होगा वो हमारे मित्र महाजनपद क्या करेंगे, मदद करेंगे। जो चाणक्य ने कहता था कि अगल बगल पड़ोसी को क्या करना है, मित्र बना के रखना है। तो ये जो मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, इस सबसे पहले जो बगल का जो इलाका है वो काशी था मगध का। तो काशी जो है आज का वाराणसी, तो वहाँ कोसला देवी से क्या करता है, विवाह करता है। फिर इसके बाद वज्जी, वज्जी कहाँ, जस्ट उसके ऊपर में मगध के क्या है, ये मगध वाला रीजन है, इसके ऊपर वाला वज्जी। वज्जी का राजधानी वैशाली। तो ये जो वज्जी है तो के वहाँ से फिर शादी करता राजा से, क्या, वहाँ के राजा की बेटी से चेलना। और फिर एक पंजाब का रीजन जो है मादरा किंग, मांद्रा क्लैन से है, वो पंजाब रीजन में है। तो वहाँ कौन, छेमा। तो ये तीन क्या करता है, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाता है ताकि हम क्या करें, अपना जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसे हम और क्या करें, बढ़ा दें। तो कौशला देवी से, चेलना से और छेमा से, ये तीन शादी करता है। और युद्ध के तौर पे किसे, अंग को जीतता है, जबकि वैशाली को पूरी तरीके से जीतता नहीं है, इस युद्ध को रोक देता है। और इसके राज दरबार में एक रॉयल फिजिशियन रहता है, जो एक पर्सनल फिजिशियन मतलब पर्सनल डॉक्टर जो है। तो पर्सनल डॉक्टर का नाम है जीवक। बिंबिसार के राज दरबार में एक फेमस डॉक्टर मतलब फेमस सर्जन और रॉयल फिजिशियन है जो पर्सनल है किसका, बिंबिसार का है, उसका नाम है जीवक। जीवक एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, सफल इलाज करता है महात्मा बुद्ध का और एक चंड प्रदोत, जो हम बताए थे कि चार जो महाजनपद थे वो सबसे शक्तिशाली था, तो उसमें एक अवंती भी था। उसमें एक अवंती भी था, ये एमपी वाला रीजन में। तो यहाँ पे क्या था, अवंती। तो अवंती जो था वहाँ का जो राजा चंड प्रदोत हुए वो क्या हुआ, बीमार हो गए जॉन्डिस से। तो उसे ठीक से इलाज करने के लिए क्या किया, जीवक को भेजा गया। वो इसलिए भेजा, मगध इस रीजन में है, मगध ने इसलिए अवंती में भेजा ताकि इसे हमारे, ये तो सबसे पहले स्ट्रांगेस्ट था, बहुत शक्तिशाली महाजनपद था अवंती। तो सोचा कि हम उसे क्या है, मित्रतापूर्ण संबंध बनाएंगे, अपने पर्सनल डॉक्टर को भेज देंगे तो ठीक हो जाता है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया कि चंड प्रदत्त को क्या किया, सफल इलाज किया, कौन, जीवक। और महात्मा बुद्ध का भी इलाज किया। महात्मा बुद्ध का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो उसका कज़न था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त देवदत्त महात्मा बुद्ध से बहुत ईर्ष्या रखता था। जब उसने सुना कि महात्मा बुद्ध जो गृह त्याग कर लिया, सन्यासी बन गया, तो वो बहुत उसे खुशी हुआ और वो क्या किया, उस वहाँ का राजा बनने का कोशिश किया, राजा बना। और फिर इसके वजह महात्मा बुद्ध की महानता और बढ़ने लगी, तो और वो ईर्ष्या करने लगा महात्मा बुद्ध से कि महात्मा बुद्ध और भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फेमस हो गया। तो देवदत्त ने प्लान किया कि सबसे पहले बौद्ध अनुयायी में घुस गया और फिर वहाँ के संघ को क्या को तोड़ने का कोशिश किया। महात्मा बुद्ध से बहुत ये क्या करता था, ईर्ष्या रखता था। और फिर कई बार महात्मा बुद्ध को मारने का भी कोशिश किया और बार बार महात्मा बुद्ध क्या हुआ, बच जाता था। कहा जाता है कि एक पहाड़ से क्या हुआ, पत्थर बड़ा सा चट्टान को क्या किया, महात्मा बुद्ध जा रहे थे रास्ते से जंगल से, तो एक बड़ा सा चट्टान जो है उस जंगल में जो पहाड़ था उस चट्टान को क्या किया, धक्का दे करके महात्मा बुद्ध के पास गिराया और महात्मा बुद्ध का क्या हुआ, पैर में चोट लग गया, जिसके वजह से पैर में क्या हुआ, घाव हो गया। और जब घाव हो गया तो बिंबिसार जो है जीवक को भेज करके महात्मा बुद्ध का पैर को क्या किया, सफल इलाज किया। साथ ही साथ जो उनको बीमारी होता था तो उसे भी कौन ठीक करता था, जीवक ठीक करता था। और ये भी जितना भी बिंबिसार जो अपना एक्सपेंशन पॉलिसी, जो साम्राज्यवादी नीति को जो प्रमोट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, तो वो अकेले तो खुद लड़ेगा नहीं, उसके लिए एक सेना चाहिए। तो इसने क्या किया, अस्थाई सेना को बनाया, एक अस्थाई सेना रखता था ये लोग, स्टैंडिंग आर्मी। तो अस्थाई सेना जो था
बना के रखा था ताकि हम क्या करें, युद्ध कर सके और अपने साम्राज्य को क्या करें, बढ़ा सकते हैं। तो जिस साम्राज्य को बड़ा सा स्टैंडिंग आर्मी रखा, कई सेनाओं को रखा, जिसमें हाथी सेना, घोड़ा का सेना, फिर पैदल सेना, तो इस टाइप का सेना बहुत सारा रखा। और जिसे इसके चलते जो सबसे पहला जो राजा है बिम्बिसार, वो स्टैंडिंग आर्मी रखा, इसलिए हम इसे सैनिया या श्रेणी कहते हैं। सैनिया, सैनिया मतलब सेना। तो सेना रखने वाला कौन था, बिम्बिसार। फिर इसके बाद इसे हम लोग श्रेणिक भी बोलते हैं, सैनिया या श्रेणिक, दोनों का मतलब सेम होता है कि एक लार्ज सेटअप रखना, किसका, आर्मी का। सेना बहुत बड़ा था, इसी सेना से क्या किया, अंग को जीता, वैशाली पर आक्रमण किया। तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन पॉलिसी और मैट्रिमोनियल अलायंस को हमने देखा। इसके बाद जो है बिम्बिसार का जो बेटा था वो अजातशत्रु, इसने क्या किया, अपने पिता का हत्या कर करके क्या, वो सिंहासन पर बैठा। इसलिए इसे हम लोग पितृहंता या कुनिक कहते हैं। अपने पिता को मारा इसलिए पितृहंता या कुनिक, पितृहंता या कुनिक, जिसे हम लोग पिता की हत्या कर सिंहासन पर बैठा, कौन, अजातशत्रु। कई अलग अलग टेस्ट में अजातशत्रु को पिता की हत्या करने की वजह से ये क्या, वो टाइटल मिला, लेकिन कुछ जो टेक्स्ट है उसमें बोला जाता है कि अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु बिम्बिसार को मारा नहीं था, जबकि बिम्बिसार खुद क्या किया था, सुसाइड कर लिया था। तो ये अलग अलग है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि ये पितृहंता जब भी आएगा तो ये अजातशत्रु को ये टाइटल दिया गया है। इसने भी क्या किया कि ये जो एक्सपेंशन पॉलिसी जो बिम्बिसार ने किया था, ये एक्सपेंशन पॉलिसी को और क्या किया, सुदृढ़ किया, और भी क्या किया, बेहतर ढंग से ले जाने का कोशिश किया। तो इसने क्या किया, सबसे पहले अंक तो ये जीत ही लिया था बिम्बिसार, लेकिन जहाँ पर वो मैट्रिमोनियल अलायंस था उस पर वो आक्रमण कर दिया। वैशाली को अभी भी बिम्बिसार पूरी तरीके से युद्ध को क्या किया था, जीत नहीं पाया था, बीच में ही क्या किया था, युद्ध को रोक दिया था अम्रपाली के बोलने की वजह से। तो इसने क्या किया कि जो शादी किया था बिम्बिसार कौशला देवी से काशी में, तो कौशल कौशल पे क्या किया, अटैक कर दिया। और वैशाली पे कि इसने क्या किया, आक्रामक नीति अपनाया। वैशाली के लोग जो थे वहाँ पे बहुत ही सुंदर लोग रहते थे वैशाली का, जिसमें से एक अम्रपाली का भी जिक्र किया गया है। तो इसने क्या किया, वैशाली को जीतने के लिए कई सालों लग गया इसे वैशाली को जीतने के लिए। अब वैशाली के अंदर तो बहुत जो पेट्रियोटिक भावना था इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा था वैशाली के अंदर, इसलिए इसने वैशाली को जीतने में काफ़ी समय लगा दिया। और इसने अपना एक मंत्री को भेजा, जासूस को भेजा, डिप्लोमेटिक मिनिस्टर को भेजा, वत्सकार और सुनिधा को। वहाँ पर जब वैशाली में गया, जैसे ये अभी बिहार है, यहाँ मगध है, यहाँ अंग है, तो ये तो अभी कैप्चर हो गया, लेकिन ऊपर का जो वैशाली वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे किसको भेज दिया गया है, वत्सकार और सुनिधा को। वत्सकार और सुनिधा क्या करता है, वैशाली में जा कर के मगध के विरोध, पहले क्या करता है, मगध के विरोध वहाँ के लोगों को बताता है, वहाँ के राजाओं को बताता है, जो वहाँ के राजा है। तो फिर इसके बाद इसको लगा कि ये जो वत्सकार और सुनिधा है ये हमारे पार्टनर है, ये हमें क्या करेगा, हमारे साथ रहेगा। तो फिर इसने क्या किया कि सारे अंदर की जानकारी कई सालों तक लेता रहा, और फिर कई सालों का जानकारी ले करके फिर इसने क्या किया, मगध के राजाओं को बता दिया, अजातशत्रु को बता दिया। फिर अजातशत्रु ने क्या किया, दो विपन्स का इंट्रोड्यूस किया जो वैशाली के पास नहीं था। एक नया इंट्रोड्यूस किया, इनोवेशन किया, दो विपन्स का, एक रथ मुशल और महाशिला कंटक। रथ मुशल और महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, सील का मतलब ही होता है पत्थर। एक रथ होता था, तो रथ में क्या होता था कि वहाँ पे एक मशीन लगा हुआ था जिसमें पत्थर लोड किया जाता था, और फिर विरोधी दल पे क्या करते, तो पत्थर का बारिश किया जाता था, ताकि विरोधी दल क्या हो जाए, उसी पे क्या हो जाए, मर जाए, पत्थर टकरा करके सभी लोग। तो विरोधी दल को फेंकने के लिए पत्थर का बारिश होता था, सील का मतलब पत्थर। और रथ मुशल एक ऐसा रथ होता था जिसमें एक लंबा सा गद्दा जैसा लगा रहता था, और फिर उसमें ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहता था। और जब घोड़ा चलता था तो ये गोल 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 घूमने लगता था। जैसे एक पिक्चर भी बना था बाहुबली, तो बाहुबली में जो दिखाया गया है रथ मुशल और महाशिला कंटक, वो यहीं से लिया गया है। अजातशत्रु के जो इंट्रोड्यूस किया दो विपन्स, रथ मुशल और महाशिला कंटक, ये पहली बार ऐसा यूज़ हो रहा है अजातशत्रु के समय में। तो ये जब युद्ध हुआ वैशाली पर, तो वैशाली पे इस टाइप का विपन्स यूज हुआ विपन्स, तो वैशाली को भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, महात्मा बुद्ध का मृत्यु को हम लोग क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण, तो 483 BC में अजातशत्रु के काल में ही हुआ। और इसके बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसने करवाया अजातशत्रु, सप्तकर्णी गुफा में, राजगिरी में। पहला बताए थे कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल,
पहला कहाँ हुआ था? राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडल वन। तो ये जो 4 हुआ था, तो पहला जो राजगीर में होता है किसके काल में? अजात शत्रु के काल में। तो इसमें एक्सपेंशन पॉलिसी में हम लोग देखें कि किस प्रकार ये जो है कौशल पर अटैक किया और वैशाली पर अटैक किया और जीत गया, और 2 गो वेपन्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसके चलते क्या हुआ? जीता। रथ मुसल और महाशिला कंटक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है अजात शत्रु के काल में। फिर इसके बाद जो है अजात शत्रु का बेटा जो हुआ, ये बिंबिसार जो था, उसका बेटा कौन? अजात शत्रु। अजात शत्रु का जो बेटा था, ये भी क्या कर दिया? अपने पिता की हत्या कर दिया। और ये कौन? उदाइन। उदाइन को जितना बड़ा साम्राज्य मिला उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किया, जितना अजात शत्रु ने दिया उसे मिला उसको उतना ही बड़ा रहा। लेकिन इसका जो सबसे फेमस जो था, वो राजधानी जो था राजगिरी से कहाँ लेके चला गया? पाटलिपुत्र। तो राजगिरी जो तो पहाड़ी दुर्ग जो था, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, अब उसने क्या किया? सोचा कि हम साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तो हमें क्या चाहिए? इकोनॉमिक चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि ट्रेजरी क्या हो? फुलफिल हो। तो इसने क्या किया? सोचा कि ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ाने के लिए इसने पाटलिपुत्र को क्या किया? राजधानी ले गया। जो पाटलिपुत्र जो था, ये नदियों के संगम पे था, जिसके चलते यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स करना बहुत आसान था। इसलिए इसने क्या किया? पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। गंगा, गंडक और सोन नदी और घाघरा नदी के किनारे था, जिसके चलते ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होगा? फला और फूला। तो उदयन का सबसे बड़ा जो योगदान था कि राजगिरी से उसने पाटलिपुत्र को राजधानी ले गया। और पाटलिपुत्र सबसे एंशियंट नाम है, जबकि मेडिएवल नाम जो हम मध्य भारत में जब देखेंगे तो औरंगजेब के काल के समय में पाटलिपुत्र का नाम था कुसुमपुरा। फिर इसके बाद ये जो हर्यंग डायनेस्टी है, इसका जो सबसे लास्ट रूलर हुआ वो नागदशक था, जो सबसे कमज़ोर शासक था। और नागदशक जो था, ये सबसे लास्ट रूलर था। इसी को मार करके शिशु नाग डायनेस्टी आएगा। कौन? शिशु नाग डायनेस्टी। तो शिशु नाग ने नाग को क्या किया? डस लिया। नाग क्या किया? नाग को डस लिया। नाग जो था वो नाग को डस लिया, डसक। तो शिशु नाग जो था नाग डसक को क्या किया? मार दिया। और शिशु नाग के क्या किया? स्थापना किया। तो शिशु नाग जो था नाग डसक को डस लिया। नाग क्या किया? नाग को डस लिया। तो किसका स्थापना कर दिया? शिशु नाग डायनेस्टी का। और इसने जो किसका स्थापना किया? शिशु नाग डायनेस्टी का। कौन रूलर? शिशु नाग। किसको डस लिया था? नाग डसक को डस लिया था। इसने भी क्या किया कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन पॉलिसी को बढ़ाने के लिए इसने अवंती को हराया और वत्स को जीत लिया। वत्स को क्या किया? और अवंती को जीत लिया। क्योंकि अवंती को जीवक अजात शत्रु क्या किया था? जीवक को भेजा था। सॉरी, बिंबिसार जो था वो जीवक को भेजा था कहाँ? अवंती। और चंड प्रदत्त को क्या किया? सफल इलाज किया था। तो अवंती को उस समय मित्रतापूर्ण संबंध था, लेकिन अब जो है अवंती को यहाँ पे आकर के जीत लेगा शिशु नाग के समय में। क्योंकि हम बताए थे कि ये सबसे क्या था? शक्तिशाली महाजनपद में एक अवंती भी था, क्योंकि अवंती के पास जो था ना आयरन का, वहाँ गलाने और पिघलाने का काम होता था वहाँ, मतलब आयरन का। तो आयरन का वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता था वहाँ पर, खनन का। तो वहाँ पे जो था, यहाँ आकर के शिशुनाग क्या कर लेगा? अब अवंती को और वत्स को क्या कर लेगा? हरा करके जीत जाएगा। अब धीरे धीरे मगध जो है अंग को ले लिया है, ऊपर वज्जी को भी ले लिया है, फिर इसका इधर अवंती को भी ले लिया है, और राइट साइड में क्या हुआ? वत्स को भी ले लिया, काशी को भी ले लिया है। कहीं काशी में क्या हुआ? बिंबिसार का मैट्रिमोनियल अलायंस भी था। फिर इसने क्या किया कि एक दूसरा राजधानी वैशाली को बनाया। ये उदयन जो था वो राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दिया था? पाटलिपुत्र। और इसने क्या किया? वैशाली को दूसरा राजधानी के रूप में घोषित कर देगा। और शिशुनाग जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। शिशुनाग के बाद जो था वो कालाशोक, जिसे इसका टाइटल मिला काक वर्ण। वर्ण का मतलब होता है रंग। काले रंग के वजह से इसे क्या? काला शोक कहा गया है। इसके काल में जो शिशुनाग का जो साम्राज्य मिला उसमें तो कुछ अधिक परिवर्तन नहीं किया, लेकिन इसके समय में एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जो 483 BC में हुआ था, जो हम लोग फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ चुके हैं पहले ही। फिर इसका जो लास्ट रूलर था वो नंदीवर्धन। हसीन
हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और न से नंद डायनेस्टी। तो अब जो है तीसरा जो अब नंद डायनेस्टी आएगा, और नंद डायनेस्टी जो है उसका जो रूलर है महापदम नंद, वो किसे मार देगा? नंदी वर्धन को। महापदम नंद जो था ये शूद्र जाति से था, इसलिए इसने बहुत घृणा करता था किसे? ब्राह्मण और क्षत्रिय से। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय से क्या करता था? ईर्ष्या करता था। इसने उखाड़ फेंकने का क्या किया? शपथ लिया, जिसको हम लोग सर्व छत्रांतक का उपाधि इस लिया। सर्व छत्रांतक मतलब सारे क्षत्रिय को क्या करेंगे? उखाड़ फेंकेंगे। फिर इसके बाद जो है महापदम नंद जो है इसने कलिंग और कुरु और काशी पे अटैक किया, और इसने एक टाइटल मिला जिसे हम लोग एकराट बोलेंगे, एक राजा। मतलब यहाँ पे जो मगध में सिर्फ एक ही राजा है, वो कौन? महापदम नंद। इसलिए दो टाइटल लिया, एक एकराट का और दूसरा सर्व छत्रांतक का, जो हम लोग सारे क्षत्रियों को क्या करेंगे? उखाड़ फेंकेंगे। और महापदम नंद का जो एक फ्रेंड था, बहुत काफ़ी जो करीबी दोस्त था, वो पाणिनि थे। इसके राज दरबार में, महापदम नंद के राज दरबार में तो नहीं थे, लेकिन इनके सबसे करीबी जो दोस्त था वो पाणिनि। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा था अष्टध्यायी। वो किस पे था? ग्रामर पे पुस्तक लिखा हुआ था, ग्रामर पे। और इसने भी क्या किया था? स्टैंडिंग आर्मी बनाया था, एक बहुत बड़े आर्मी इसके समय। बिम्बिसार और अजातशत्रु से भी अब क्या है? सबसे बड़ा एक ह्यूज सेटअप रखे एक इसका आर्मी का, जिसको हम लोग उग्र सेना बोलेंगे। मतलब सेना कैसा रहेगा? उग्र सेना, मतलब एक लार्ज क्या रहेगा? आर्मी रहेगा। और लार्ज आर्मी के वजह से ही क्या किया? कुरु और कलिंग पे क्या किया? जीत हासिल किया। कौन? महापदम नंद। महापदम नंद के बाद जो है वो लास्ट रूलर कौन है? धनानंद। धनानंद एक अयोग्य शासक था, और साथ ही साथ ये क्रूर शासक था, जिसके चलते वहाँ के जो प्रजा थी और अगल बगल का जो साम्राज्य था वहाँ पे भी क्या था? लोकप्रिय नहीं था। तो ये एक अयोग्य शासक था। तो क्या किया कि वहाँ प्रजा पे टैक्सेशन बढ़ा दिया। धनानंद टैक्सेशन का रेट जो था वो क्या किया? हाई कर दिया। और इसके दरबार में, जो धनानंद के दरबार में है, दो जैन गुरु रहते थे, एक स्थूलभद्र और एक शाक्टाल। स्थूलभद्र वही स्थूलभद्र जो मगध में रह गए थे। मगध में अकाल आने की वजह से भद्रबाहु कहाँ चले गए? साउथ इंडिया चले गए। फिर जब ये वापस गए तो स्थूलभद्र के अनुयायी लोग इसे क्या किए? मानने से इनकार कर दिए। तो फिर वो क्या हुआ? डिवाइड हो गया दिगंबर और श्वेतांबर में। तो स्थूलभद्र वाला बताए थे कौन सा? श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़ा पहनता था। तो जैन गुरु कौन? स्थूलभद्र और सक्टाल। और इसने क्या किया? धनानंद जो है, धनानंद एक बहुत ही क्रूर शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसके मदद से? चाणक्य के मदद से क्या किया? धनानंद को उखाड़ फेंका। और वहाँ पे अब जो है रूलर कौन आएगा? अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब मौर्य डायनेस्टी अब आने वाला है। तो मौर्य डायनेस्टी का सेटअप हो गया, जब धनानंद को क्या करेगा? मार दिया जाएगा। कहा जाता है कि इसमें भी विवाद है, धनानंद की मृत्यु में भी क्या है? विवाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा या फिर धनानंद जो है। बाद में बोला जाता है कि ये जैन अनुयायी बन गया और ये अपने आप में क्या किया? गृह त्याग कर दिया। हालांकि माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? इसे मार करके एक मौर्य डायनेस्टी का स्थापना किया। धनानंद के समय में जो समकालीन था वो सिकंदर और चाणक्य इसके समकालीन है। सिकंदर और चाणक्य, इसी के काल में सिकंदर आता है। और सिकंदर चाहता है कि उसके मन में पहले से ही क्या है? एक विश्व विजेता बनने का एक सनक सवार रहता है। वो रहने वाला यूनान का है, और वहाँ से चल करके भारत पर आकर के अटैक करने का प्रयास करता है। भारत में एक दो जगह आकर के वे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जीतता है। और फिर धनानंद का जो साम्राज्य था, अब तो मगध बहुत दूर तक फैल गया। अब ये जो मगध जो है ये पंजाब के रीजन यहाँ तक आ गया। अवंती को भी जीत लिया, अंको, वैशाली, वत्स, ये लगभग क्या हो गया? कैप्चर हो गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर झेलम नदी के पास में, अब वहाँ से जो है दाहिनी साइड क्या रहेगा? हमारा धनानंद का साम्राज्य, और बाईं साइड से कौन आ रहा? सिकंदर आ रहा। अब थोड़ा हम लोग सिकंदर के बारे में देखते हैं। सिकंदर एक योग्य शासक होता है। 20 साल में वहाँ यूनान का क्या बनता है? राजा बनता है। और उसके मन में वो पहले से ही ठान लेता है, तो विश्व विजेता बनने का उसके अंदर क्या रहता है? एक सनक सवार रहता है। तो वो सिकंदर यूनान से चलता हुआ, आज का मैसेडोनिया, यूनान से चलता हुआ यूनान से चलता हुआ इराक, ईरान होते हुए फिर इराक से पहले फिर वो इजिप्ट,
इजिप्ट जाता है, फिर इजिप्ट से होते हुए वापस फिर ये इराक ईरान वाला रीजन होते हुए फिर इसके बाद कहाँ आकर पहुँचता है, पर्सियन। उस समय का साम्राज्य कौन रहता है वहाँ पे रहता है, हकमनी एम्पायर या एक्मेडियन अम्पायर। एक्मेडियन अम्पायर और का वहाँ पर शासन रहता है। फिर एक्मेडियन अम्पायर को वो हराता है, डेरियस थर्ड को, वहाँ उसे हरा करके उस इलाका को जीत लेता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। तो भारत का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आकर के पहुँचता है। तो भारत का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सबसे पहला मुलाकात उसे उसका किससे होता है, तक्षशिला से। तक्षशिला का राजा वहाँ का आम्भी होता है। और आम्भी जो उसके अंदर क्या था कि ये एक अयोग्य था, ये योग्य नहीं था। तो सिकंदर का जो सुजरेंटी है उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसका अधीनता को स्वीकार कर लेता है। और फिर ये दोनों सेनाएं, सिकंदर और आम्भी का सेना दोनों मिल करके पोरस से क्या करता है, युद्ध करता है। वो सिंध रीजन, आज का पंजाब वाला जो रीजन है, पाकिस्तान और इंडिया का जो पंजाब वाला रीजन है, सिंध रीजन, तो वहाँ पोरस का शासन रहता है। तो पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है और ये सुजरेंटी को, अधीनता को स्वीकार नहीं करता है और युद्ध करता है। इसके बहादुरता को देखते हुए लास्ट में सिकंदर इस युद्ध को जीत जाता है। झेलम नदी के किनारे ये युद्ध होता है 326 बीसी। झेलम नदी या बितस्ता नदी के किनारे ये युद्ध, जिसे यूनान के लोग जिस झेलम के नदी को हाइडेस्पीस कहता है, क्या कहता है, हाइडेस्पीस। द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस या बैटल ऑफ बितस्ता या झेलम, ये 326 बीसी में होता है। इस युद्ध में सिकंदर जीत जाता है और बहुत महानता से, बहादुरता से क्या करता है, पोरस लड़ता है। इसकी बहादुरता को देखते हुए क्या करता है सिकंदर, इसे क्या करता है, वापस कर देता है साम्राज्य और शासन करने देता है कि तुम क्या करो, तुम बहुत बहादुर है, यहीं पे तुम क्या करो, शासन करो। और फिर उसने विचार करता है कि हम क्या करेंगे, इस झेलम नदी को पार करके ब्यास नदी को देखता है। ब्यास नदी उस समय अपने उफान पे था। ब्यास नदी को पार करने का कोशिश करता है, अपनी सेनाओं का मनोबल को बढ़ाने का कोशिश करता है सिकंदर, लेकिन कोई भी सेना तैयार नहीं होता है, क्योंकि धनानंद का समय में सेना जो था बहुत स्टैंडिंग सेना था, सेना बहुत बड़ा था। हाथी सेना, अश्व सेना और पैदल सेना और रथ सेना, ये जो सेनाएं थी एक बहुत विशाल सेना था। तो सेनाओं का मनोबल टूट जाता है और फिर इस तरीके से सिकंदर क्या होता है, वापस चला जाता है, कहाँ, अपना यूनान। जब वापस जाता है तो इराक में, भारत से लौटते समय में इराक का एक शहर है बेबीलोन शहर, बेबीलोन, बेबीलोन शहर में इसकी मृत्यु हो जाता है। इसके मृत्यु के में भी बहुत सारा मतभेद है कि टाइफाइड हुआ था, मलेरिया हुआ था, या फिर चाणक्य के द्वारा एक पॉइजन दिया गया था। क्योंकि चाणक्य भी जो थे ये जहर विद्या में निपुण थे कि किसको कितना जहर देना है, किसको कितना जहर देंगे, कितना में वो मर जाएगा। तो इसके मृत्यु में क्या है, विवाद है, लेकिन माना जाता है कि टाइफाइड और मलेरिया की वजह से क्या हुआ, सिकंदर मरा। कहाँ, बेबीलोन, आज का शहर बेबीलोन, ये इराक में पड़ता है। सिकंदर जो है, इसका जो 3 कन्क्वेस्ट हुआ, पहला हुआ था कहाँ पे, पर्शियन में। उससे पहले भी इसका बहुत सारा युद्ध हो गया था, सबको जीतते हुए आ रहा था। तो भारत में जब पहुंचा तो उससे पहले हकमानी अम्पायर पे क्या हुआ, डेरियस थर्ड से जीता। ये इसका जन्म कहाँ हुआ था, मैसेडोनिया, 356 बीसी में। मेडिटेरेनियन सी के जस्ट ऊपर में है मैसेडोनिया। इसके फादर का नाम है फिलिप और वाइफ का नाम है रुक्साना। मिलिट्री कंकेस में सब, मिलिट्री कंकेस ये भी अपने साम्राज्य को क्या करता है, बढ़ाना चाहता है। 20 साल के उम्र में क्या हुआ, ये मैसेडोनिया का राजा बना, यूनान का क्या हुआ, राजा बना 20 साल के उम्र में। सारे उधर से जीतते हुए आता है और कहाँ, आज का पर्शियन, पर्सिया में, ईरान, हकमनी अम्पायर था, डेरियस थर्ड को 327 बीसी में हराता है। और फिर तक्षशिला का आम्भी, वहाँ का जो राजा था, उसको हराता है, उसका अधीनता क्या करता है, आम्भी स्वीकार करता है, और पंजाब के रीजन में पोरस जो है उसे हराता है। और इस प्रकार इसका यहाँ पे क्या है, साम्राज्य बढ़ करके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सिकंदर का हो जाता है। यहाँ इसने क्या किया, 3 शहर को बसाया। पहला जो था इंडिया में ही, पंजाब के रीजन में बेकू फैला, और दूसरा था निकैया। बेकू फैला जो था, इसके घोड़े का नाम था। ये घोड़े से अत्यधिक प्रेम करने की वजह से इसका नाम क्या रख दिया, शहर का नाम ही रख दिया। बहुत सारे क्या करता था, जितना था शहर का उसका नाम बदल देता था, या फिर एक शहर ही बसाता था जिसका इसने अपना नाम दिया। तो अलेक्जेंडर इसका नाम था, सिकंदर का नाम था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर।
तो अलेक्जेंडर जो था इसने एक शहर भी बसाया अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में भी अलेक्जेंड्रिया नामक शहर बसाया और साथ ही साथ जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है यहाँ पर भी कई अलेक्जेंड्रिया नामक शहर को बसाया। फिर इसने भारत के पंजाब वाले रीजन में बेकू फैला और निकैया, बेकू फैला इससे घोड़े का नाम था इसलिए इसने क्या रखा, घोड़े का नाम बेकू फैला। फिर निकैया का मतलब होता है विजेता, जो कभी हारता नहीं हो, विजेता। तो पाकिस्तान वाले रीजन में जस्ट जहाँ बेकू फैला शहर बसाया था जस्ट उसी के बगल में ही एक निकैया नामक शहर भी क्या किया था, अलेक्जेंडर बसाया था। और इसके जो आर्मी कमांडर था ये, एक तो सबसे पहले लैंड रूट से भी आया था ये, और फिर यहाँ से गल्फ ऑफ पर्सियन से क्या हुआ, सी रूट से। इसने दो सेनाओं को भेजा था, एक नेवल जो आर्मी था नेवी का नियार्कस था, एन से नेवी एन से नियार्कस, और जो मिलिट्री कन्केस्ट जो आर्मी था वो सेलुकस निकेटर था जो लैंड रूट से आया। तो ये दो सेना है इसका कमांडर, एक नेवी का नियार्कस और मिलिट्री का सेलुकस निकेटर। सिकंदर का जो गुरु था वो एरिस्टोटल था, अरस्तु। सिकंदर का गुरु का नाम क्या था, अरस्तु, एरिस्टोटल। इसमें एक सीक्वेंस होता है गुरु का ही जिसको हम लोग स्पास बोलेंगे, SPAS। तो एस से हो गया सोक्रेटिस या सुकरात, पी से प्लेटो, ए से अरिस्टोटल और एस से सिकंदर। सोक्रेटिस का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का शिष्य सिकंदर। सिकंदर का गुरु अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का गुरु प्लेटो और प्लेटो का गुरु सोक्रेटिस। और बताया कि सिकंदर जो है भारत से लौटने के क्रम में वो इराक के बेबीलोन शहर में 323 में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और मृत्यु, इसके मृत्यु में क्या है, मतभेद है, मृत्यु में मतभेद है, 323 BC में इसका मृत्यु हो जाता है। सिकंदर के आने से यहाँ जो आया तो इस पे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट जो पड़ा तो क्या हुआ। तो ये कहाँ से आया था, ग्रीक से आया था, मैसेडोनिया यूनान के शहर से आया था। तो यूनानी आक्रमण हुआ भारत में, इसका कुछ प्रभाव पड़ा भारत में। तो एक ग्रेको स्टाइल बनाया, महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनाया जाता था, मूर्ति कला, गंधार जो मूर्ति कला था महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, तो वहाँ पर एक ग्रेको स्टाइल बनाया जाने लगा। मतलब ग्रीक का भी उसमें क्या हुआ, सम्मिलित किया गया मूर्ति बनाने में, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे ग्रेको स्टाइल। तो गंधार स्कल्पचर्स में क्या हुआ, चेंजेस आया सिकंदर के आने के बाद। और जो ज्योतिष का जो था भारत में, जो ज्योतिष विभाग था, तो ज्योतिष पे जो बहुत सारे किताब, लागध मुनि वगैरह जो किताब लिखा था, जो पहला ज्योतिष पे लिखा हुआ था, तो यहाँ भारत पे तो इसने क्या किया, तो ये लोग जो आया था वहाँ का ज्योतिष और यहाँ का ज्योतिष दोनों मिला करके एक हेलेनिस्टिक डिवाइड हुआ, यूनानी ज्योतिष यहाँ पर क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो ज्योतिष का भी देन क्या है, किसका, ग्रीक लोगों का ही देन है। और यहाँ पर भी ज्योतिष पहले से चलता आ रहा था और दोनों मिल गए थे, एक अच्छा सा क्या हुआ, ज्योतिष देखा जाने लगा। और फिर इसके बाद इसने आया था लैंड रूट से और सी रूट से। तो लैंड रूट से आया था तो यहाँ भारत के लोगों को पता चल गया कि यहाँ से क्या है, लैंड रूट जाने का रास्ता, यूनान तक जाने का रास्ता क्या है, पता चल गया कि यहाँ से यूनान तक जाया जा सकता है और सी रूट से इधर से जा सकता है। तो जिसके चलते क्या हुआ, लैंड रूट और सी रूट पता होने की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स क्या हुआ, रिलेशन बढ़ा, किसके साथ, यूनान के साथ, व्यापार संबंध क्या हुआ, बढ़ा। और यूनान के आक्रमण के बाद जो है यहाँ पर सिक्के, गोल्ड और लेक का इस्तेमाल होने लगा। तो ये इसका इम्पैक्ट है कि ग्रीक लोग आए और मूर्तिकला में, ज्योतिष में और ट्रेड एंड कॉमर्स फला फूला, और लैंड रूट और सी रूट क्या हुआ, खोजा जाने लगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, अब यूनान तक जा सकते हैं। और क्वाइन वगैरह, गोल्ड वगैरह का शुरुआत हुआ। और पंजाब में जो इसने जो शहर बसाया था जो बेकू फेलस था, तो इसके घोड़े का नाम क्या था, बेकू फेलस। तो सिकंदर के घोड़े का नाम क्या हुआ, हॉर्स नेम जो हुआ बेकू फेलस, और शहर भी बसाया था बेकू फेला। और फिर बुद्ध, गौतम बुद्ध का जो घोड़े का नाम था उसका नाम था कंठक, हम लोगों ने पढ़ा था कंठक, चैरियोटर, और चैरियोटर का नाम था सारथी। और आगे चल करके जो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का जो घोड़े का नाम था वो चेतक, बहुत फेमस है। कुछ घोड़ा का नाम बता रहे जो एग्ज़ाम में, वनडे टाइप एग्ज़ाम में पूछ देता है। और जो रानी लक्ष्मीबाई हुई, घोड़े का नाम रानी लक्ष्मीबाई का जो था बादल। तो सिकंदर का घोड़े का नाम बेकू फेलस, बुद्धा का कंठक,
और महाराणा प्रताप का चेतक और रानी लक्ष्मीबाई का बादल। और यहाँ पर जो है, और एक घोड़े पर एक जो सालिहोत्रा है, एक विद्वान का नाम है सालिहोत्रा। लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में, 3rd सेंचुरी बीसी में इसने क्या किया कि एक किताब लिखा था, कई सारा किताब लिखा हुआ है, घोड़े पर लिखा गया है, अश्वशास्त्र। घोड़ा पे लिखा हुआ किताब का नाम है अश्वशास्त्र सालिहोत्रा संहिता। सालिहोत्रा संहिता, ये 2 पुस्तक है। और ये घोड़े पे लिखा गया सबसे पहला पुस्तक है कि घोड़ा के बारे में लिखा गया है, घोड़ा कौन बेहतर है, क्या है, तो उसके बारे में लिखा हुआ पुस्तक है अश्वशास्त्र और सालिहोत्रा। अश्वशास्त्र और सालिहोत्रा संहिता, ये 2 जो पुस्तक है सालिहोत्रा के द्वारा लिखा गया है। और ये सालिहोत्रा जो ये रहने वाले कहाँ का है, श्रावस्ती, आज का यूपी श्रावस्ती। और सालिहोत्रा को हम लोग पशु चिकित्सक का फादर भी कहते हैं। पशु चिकित्सक क्या है ये, फादर ऑफ वेटनरी साइंस। तो फादर ऑफ वेटनरी साइंस भी किसे, सालिहोत्रा को, फादर ऑफ वेटनरी साइंस, पशु चिकित्सा का फादर, वेटनरी साइंस। तो ये थोड़ा याद रखना है कि सालिहोत्रा किससे रिलेटेड है। ये घोड़े पे लिखा हुआ किताब है अश्वशास्त्र और सालिहोत्रा संहिता। ये घोड़े पे लिखा गया सबसे प्रथम पुस्तक है। और ये रहने वाला कहाँ का, श्रावस्ती का। और इसे फादर ऑफ वेटनरी साइंस, पशु चिकित्सा का फादर कहा जाता है, किसे, सालिहोत्रा को। सो दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।